हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग आपकी अगली सांद्रता सीखने वाले हैं, जो कि आपकी मोल प्रवाह जिसको बोलते हैं, या फिर मोल अंश भी आपको कहीं कहीं पर लिखा दिख जाएगा। इसको इंग्लिश में आप लोग मोल फ्रैक्शन बोल सकते हैं। हालांकि इससे पहले हम लोगों ने नंबर ऑफ सांद्रताएं आपकी स्टडी कर रखी हैं। उनसे रिलेटेड आपकी बुक में जितने भी न्यूमेरिकल हैं, हम लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस भी कर रखी है। तो इस वीडियो में हम लोग मोल प्रवाह या फिर जिसको बोल सकते हैं मोल अंश, इससे रिलेटेड इसकी डिफिनेशन और इसका जो भी फार्मूला है और इस फार्मूले को हम लोग कैसे न्यूमेरिकल्स में यूज कर सकते हैं, ये सारी डिटेल्स इस वीडियो में जानने वाले हैं। और इससे रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ताकि जो है हमको इस मोल अंश जो भी फाइंड आउट करना होता है वो इजीली फाइंड आउट करने के लिए जो भी न्यूमेरिकल्स का पैटर्न होता है उनको भी हम लोग देखेंगे। तो चलते हैं हम लोग स्टेप बाय स्टेप अपने इस सांद्रता को सीखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर इस मोल अंश की जो भी फार्मूला है उसको लिख रखा है। इसका फार्मूला है अवयव का मोल अंश, जो कि होता है अवयव के मोलों की संख्या। इट मीन जो भी अवयव दिया गया है उस अवयव के जिसका भी हम जानते हैं कि जो विलयन होता है वो दो विलयनों से मिलकर बना होता है, या फिर बोल सकते हैं दो पदार्थों से मिलकर बना होता है। जो दो विलयन होते हैं वो एक होता है विलेय और दूसरा होता है विलायक। तो यहाँ पर आप जिस भी अवयव का मोल अंश फाइंड आउट करना होगा उसको आप अंश में रखेंगे, और उस विलयन के जो टोटल मोलों की संख्या होगी, यानी कुल मिश्रण के कुल मोलों की संख्या जो होगी, यानी पूरा विलयन जो बनेगा उसकी जो वॉल्यूम आएगा, उसका जो भी आयतन आएगा, उसका जो भी मात्रा आएगी वो अपन आप अपॉन में शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसका फॉर्मूला लिखा है अवयव का मोल अंश, जो कि होता है अवयव के मोलों की संख्या। अगर आप विलेय का मोल अंश निकाल रहे हैं तो वहां पर विलेय के मोलों की संख्या ऊपर में रखेंगे। अगर आप विलायक का मोल अंश निकाल रहे हैं तो विलायक का मोल अंश ऊपर रखेंगे, और जो भी पूरा विलयन है, संपूर्ण विलयन है, उसकी मात्रा अपॉन में शिफ्ट करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से आपका ये फॉर्मूला हो जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हम लोगों ने यहाँ पर लिख रखा है विलेय के मोलों की संख्या को हम लोग स्मॉल एन से प्रेजेंट करते हैं, और विलयन के विलायक के मोलों की संख्या को हम लोग कैपिटल एन से प्रेजेंट करते हैं। जबकि अगर हमको बात की जाएगी कि पूरा विलयन जो होगा, इट मीन्स हम जानते हैं विलेय और विलायक मिल करके एक विलयन का निर्माण करते हैं। तो उस प्रकार जो हो जाएगा विलयन के कुल मोलों की संख्या जो हो जाएगी विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या मिलकर के क्या बन जाएगी, हमारी विलयन के मोलों की संख्या बन जाएगी, जो कि संपूर्ण विलयन के लिए काउंट किया जाएगा। अब इसी प्रकार हम लोग अगर इस फॉर्मूले को यहाँ पर इस यहाँ पर पुटअप करें तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाता है। विलेय का मोल अंश अगर हमको काउंट करना है तो अभी मैंने आपको बताया था कि जिस भी अवयव का हमको काउंट करना होगा, विलेय का अगर काउंट करना है तो विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल एन अपॉन में स्मॉल एन प्लस का कैपिटल एन हो जाएगा। यहाँ पर अगर हमको यहाँ पर विलायक के मोलों की संख्या काउंट करनी है तो विलायक के मोलों की संख्या हम लोग दो टाइप से काउंट कर सकते हैं। पहली तो यहाँ पर आप विलायक के मोलों की संख्या अपॉन में विलायक के मोलों की संख्या प्लस विलयन के मोलों की संख्या, इट मीन्स मिश्रण में कुल मोलों की संख्या को यहाँ पर रख सकते हैं, और ऊपर में क्या रहेगा आपका विलायक की मोलों की संख्या रहेगी। या फिर आप यहाँ पर दूसरा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। हम जानते हैं कि जो एक विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के मोल अंश का योग एक होता है। इट मीन्स आपका जो मोल अंश होता है वो चाहे विलयन में कितने भी विलयन मिले हों, आप यहाँ पर मान सकते हैं कि यहाँ पर हम मान सकते हैं कि कोई भी एक विलयन, जैसे हमारे पास चीनी और जल का मिश्रण है, उसमें आपको चीनी का मोल अंश पता करना है। हम मान लेते हैं कि एक्स ए जो है वो आपका क्या है, चीनी का मोल अंश है, और जो यहाँ पर एक्स बी है वो आपका जल का मोल अंश है। तो इन दोनों का जो सम होगा, इन दोनों का जो योग होगा वो 1 के इक्वल में होगा। वही मैंने यहाँ पर किया है कि अगर हमको लोगों को क्या पता है विलेय के मोलों की संख्या, यहाँ पर मैंने अभी जो एग्जांपल दिया आपको वहां पर क्या है, चीनी हमारा जो है वो हमारा क्या है, विलेय पदार्थ है। चीनी विलेय पदार्थ है, तो उसका मोल अंश अगर आपको पता हो चुका है, अब उस मिश्रण जो भी है, जो भी विलयन है, उसमें आपको जल का जो है मोल अंश पता करना है। तो वो पता करने के लिए क्या कर सकते हैं आप 1 माइनस चीनी का मोल अंश कर सकते हैं, तो आपको इजीली जल का मोल अंश पता हो जाएगा। वरना आप क्या कर सकते हैं, जल जो है सार्वत्रिक विलायक होता है, तो विलायक के मोलों की संख्या अपॉन में विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या कर सकते हैं। इस प्रकार भी आप निकाल सकते हैं। हालांकि अगर आप इसमें थोड़ा डिस्टर्बेंस आपको क्रिएट हो रहा है तो मैं आने वाले लेक्चर्स में या फिर अभी आपको बताऊंगा न्यूमेरिकल्स, उसमें आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा। फिर मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया था कि विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के मोलों की संख्या का योग एक होता है। इट मीन्स आपके जो भी विलयन है उसमें चाहे एक मिश्रण मिले, वो विलयन जो है अगर एक विलयन से मिलकर के बना है या फिर दो विलयनों से मिलकर के बना है, जैसे चीनी यहाँ पर दो मिश्रणों से मिलकर बना हो या फिर एक ही मिश्रण से मिलकर बनाया हो, या एक या दो से
अधिक मिश्रण से मिलकर बना हो, तो उन सभी का जो योग होता है वो 1 ही आप लेट करेंगे। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं XA एक मिश्रण है और XB भी एक अवयव है। यहाँ पर इसको अवयव बोल सकते हैं, मिश्रण ना बोल करके। तो XA एक मिश्रण है, XB एक मिश्रण है, इन दोनों का योग जो होगा वो 1 के इक्वल में होगा। और यहाँ पर अगर 2 या 3 मिश्रण मिले हुए हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर हो जाएगा XA प्लस का XB प्लस का XC, इन सभी का जो सम होगा, यानी इट मीन्स XN, यहाँ पर चाहे जितने भी मिश्रण हो उन सभी का योग एक ही माना जाएगा। अब हम इस टॉपिक की जो भी मोल अंश की डिफिनेशन आपकी आएगी उसको हम लोग देख लेते हैं कि आप इस फॉर्मूले की मदद से कैसे उसकी डिफिनेशन बना सकते हैं। तो अब हम इसकी डिफिनेशन सीख लेते हैं। इसकी डिफिनेशन अभी मैंने आपको बताया था, यहाँ पर अवयव की मोलों की संख्या जो होगी वो अगर आप विलेय के लिए निकाल रहे हैं तो यहाँ पर विलेय की मोलों की संख्या, अगर आप विलायक के लिए निकाल रहे हैं तो विलायक की मोलों की संख्या यहाँ पर रखी जाएगी। तो उन दोनों केसेस को हम देखते हुए यहाँ पर हम विलेय और विलायक ना लिख करके मैंने यहाँ पर सीधा अवयव लिख दिया है। तो इट मीन्स यहाँ पर अवयव जो है वो विलेय और विलायक को दोनों को ही प्रेजेंट कर रहा है। तो इसकी डिफिनेशन कुछ इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख सकते हैं, किसी विलयन में उपस्थित किसी अवयव के मोलों की संख्या, किसी एक अवयव के मोलों की संख्या और उस विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं, मोल अंश या फिर मोल प्रभाज कहते हैं। एक बार पुनः देखिएगा, किसी विलयन में उपस्थित किसी एक अवयव के मोलों की संख्या तथा उस विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल अंश या फिर मोल प्रभाज कहते हैं। तो इस प्रकार से आप इसकी डिफिनेशन बना सकते हैं। और इस टॉपिक से रिलेटेड एक और हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको भी हम लोग सीख लेते हैं, उसको मैं यहाँ पर नोट करता हूँ फिर आपको बताता हूँ। यहाँ पर जो आपका एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आपका है मोल प्रतिशत। सॉरी, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर आप मोल प्रतिशत करिएगा, मोल प्रभाज प्रतिशत नहीं होगा, ये मोल प्रतिशत होगा, जो कि आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये कहीं कहीं पर आपको देखने को मिल जाता है कि आपका मोल अंश भी कैलकुलेट करने को दिया जाएगा और उसके साथ में ही आपको बोल दिया जाएगा कि मोल प्रतिशत भी इसका कैलकुलेट करिए। तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पर मोल प्रतिशत यानी मोल परसेंटेज कैलकुलेट करना होगा। मोल परसेंटेज कैलकुलेट करना बहुत ही ईजी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं मोल प्रतिशत, यहाँ पर अगर आपको कैलकुलेट करना होगा तो जो भी आप मोल अंश कैलकुलेट करेंगे उसमें आप बस 100 से गुणा कर दीजिएगा, वो आपका मोल प्रतिशत बन जाएगा। तो इस प्रकार आपको इतना ही सिंपल करना है। अगर आपके कोई 2 विलयन दिए गए हैं, फिर कोई 2 अवयव दिए गए हैं, उसके जैसे एक विलेय और दूसरा विलायक, दोनों के लिए मोल प्रतिशत कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि कोई ए अवयव है जिसके लिए मोल प्रतिशत बोला जाएगा, तो मोल अंश अवयव ए का मोल अंश इंटू में 100, इट मीन्स 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहाँ पर अवयव बी के लिए मोल प्रतिशत जो हो जाएगा तो वो मोल अंश इंटू में 100, जो कि अवयव बी के लिए मोल प्रतिशत हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड हम लोग एक न्यूमेरिकल देखते हैं, और तो उस केस पर हमको ये बहुत ही अच्छे से और भी क्लियर हो जाएगा, मोल अंश या फिर मोल प्रभाज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने एक न्यूमेरिकल ले रखा है जिसमें कि आपको मोल अंश की गणना करनी है या फिर बोल सकते हैं मोल प्रभाज की गणना करनी है। यहाँ पर आपको दिया गया है न्यूमेरिकल में 72 यानी 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल, जिसका सूत्र होता है C2H5OH के मिश्रण में दोनों के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। तो इस न्यूमेरिकल को आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा कि किस प्रकार से मैं स्टेप्स को सॉल्व कर रहा हूँ। तो उसी प्रकार भी आपके जो अदर न्यूमेरिकल हैं वो भी इसी सेम मेथड से ही सॉल्व किए जाएंगे। तो चलते हैं हम लोग इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर इसका सोल्यूशन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, यहाँ पर इसका सोल्यूशन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर विलेय और विलायक पदार्थ जो है आपको पहचानना होगा। तो इससे पहले के जितने भी लेक्चर्स हैं, मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, इन सभी में मैंने बता रखा है कि आपका जो विलायक होता है वो जल जो होता है वो सार्वत्रिक विलायक होता है। इट मीन्स उसकी वैल्यू अगर कम है तब भी वो सार्वत्रिक विलायक ही रहेगा। तो जल जो होता है वो सार्वत्रिक विलायक होता है, और उसके अलावा जो भी हमारे अवयव होते हैं वो क्या हो जाते हैं, विलेय हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जल की मात्रा दी गई है 72 ग्राम जल है। तो यहाँ पर हम मान सकते हैं कि यहाँ पर जो जल है आपका वो सार्वत्रिक विलायक है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि विलायक पदार्थ का द्रव्यमान या फिर विलायक पदार्थ की मात्रा भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं विलायक पदार्थ का द्रव्यमान। तो विलायक के द्रव्यमान को हम लोग किससे प्रेजेंट करते हैं, कैपिटल W से प्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर विलायक पदार्थ का द्रव्यमान जो होता है कैपिटल W, जो कि होता है
यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं, विलायक पदार्थ का द्रव्यमान कितना दिया गया है 72, और यहाँ पर किसमें ये यूनिट क्या है इसकी, ग्राम में दिया गया है। फिर यहाँ पर आप इसका, आपको इसकी क्या जरूरत होगी, अणुभार की नीड होगी। तो यहाँ पर अणुभार हम लोग लिख लेते हैं, विलायक पदार्थ का अणुभार, विलायक पदार्थ का अणुभार। अणुभार को हम लोग कैपिटल एम से प्रेजेंट करते हैं, वो भी विलायक के अणुभार को। विलायक का अणुभार कैपिटल एम जो कि हो जाता है, यहाँ पर क्या है हमारे पास जल है, तो जल का जो भी सूत्र होगा वो यहाँ पर छोटा सा हम लोग प्रेजेंट कर देते हैं। हम जानते हैं कि हाइड्रोजन का जो परमाणु भार होता है वो कितना होता है 1 इंटू में आप एक यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस में। ऑक्सीजन का कितना परमाणु भार होता है, वो होता है 16, तो यहाँ पर हो जाएगा 16। तो हम इन दोनों टर्म्स को ऐड करेंगे, 2 प्लस का 16, ये आपका हो जाएगा 18, और अणुभार का मात्रक जो होता है ग्राम प्रति मोल अणु। विलेय पदार्थ कौन सा है, तो विलेय हमारा एथिल अल्कोहल, इसका सूत्र होता है C2H5OH, 92 ग्राम दी गई है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं विलेय विलेय पदार्थ का द्रव्यमान। विलेय पदार्थ के द्रव्यमान को हम लोग किससे प्रेजेंट करते हैं, स्मॉल w से प्रेजेंट करते हैं। तो इसकी मात्रा हमको दी गई है 92 ग्राम, यहाँ पर दी गई है, तो ये हो जाएगी 92, और इसको ग्राम में हम लोग यहाँ पर व्यक्त कर देंगे, जो कि हमारे पास यहाँ पर दिया गया है। अब हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर हम लोगों ने विलायक का क्या निकालना, अणुभार। इसी प्रकार से हम लोग विलेय पदार्थ का भी अणुभार कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये विलेय पदार्थ का अणुभार। विलेय के अणुभार को हम लोग किससे प्रेजेंट करेंगे, स्मॉल w से, क्योंकि हम लोगों ने विलायक के अणुभार को कैपिटल M से प्रेजेंट किया है, सॉरी स्मॉल m से प्रेजेंट करेंगे विलेय पदार्थ के अणुभार को। तो इसका भी यहाँ पर सूत्र प्रेजेंट कर देंगे C2H5OH। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसका सूत्र हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसका भी हमको अणुभार कैलकुलेट करने के लिए इसका परमाणु भार पता होना चाहिए। तो हम जानते हैं कि कार्बन का जो परमाणु भार होता है वो होता है 12, और यहाँ पर कितने कार्बन परमाणु है, 2 कार्बन परमाणु है, प्लस हाइड्रोजन का अभी हमने बताया था 1 परमाणु भार होता है, तो 1 इंटू में कितने हाइड्रोजन परमाणु है 5 है, तो 5 से गुणा कर दिया, प्लस में यहाँ पर ऑक्सीजन का कितना भी बताया था 16, तो ये हो जाएगा 16, और फिर हाइड्रोजन है यहाँ पर, तो हाइड्रोजन का कितना होता है 1 होता है। तो हम इसी सभी टर्म को इसका सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 12 दूना 24 प्लस 5 प्लस 16 प्लस 1। अब इन सभी टर्म्स को जब आप सम करेंगे, इन सभी टर्म को जोड़ेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 46, और ये ग्राम प्रति मोल में आप यहाँ पर इसको व्यक्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका दोनों के वैल्यूज जो हैं वो कैलकुलेट हो गई हैं। अब हम जो मोलरता का फार्मूला भी मैंने बताया था विलेय पदार्थ के लिए, मोलंस किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं, तो वो फार्मूला मैं यहाँ पर लिखता हूँ। तो आप उसके लिए मैं इसको थोड़ा सा, आप इस वैल्यू को नोट डाउन कर लीजिए, मैं ये वैल्यू ही यहाँ पर लिख देता हूँ, तो थोड़ा स्टेप कम हो जाएंगे। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। तो आप मोल अंश के लिए, तो विलेय पदार्थ के लिए में विलयन में हम जानते हैं कि मोलों की संख्या का द्रव्यमान अपॉन में विलेय का अणुभारी। हम लोग सबसे पहले इसको ओपन कर लेंगे, तो ये m अपॉन में हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल W अपॉन में, ये हो जाएगा आपका कैपिटल M। तो इस प्रकार से हमारी मोलों की जो भी मोल अंश है वो इस प्रकार से आपका फॉर्मेट बन जाएगा। अब इस फॉर्मेट में हम लोग जो ये पुट अप करते हैं, तो इन वैल्यू को जब कीजिए, अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, स्मॉल w की वैल्यू आपकी कितनी है 92 है, तो हम यहाँ पर ये 92 अपॉन में स्मॉल m की वैल्यू कितनी है 46 है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 46 अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में यहाँ भी स्मॉल w अपॉन में स्मॉल m, इट मीन 92 अपॉन में 96, ये 92
46, 92 अपॉन में 46 अपॉन में कैपिटल एम, तो क्या है 18, तो ये 18 हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं 46 एक, ये भी हो जाएगा, 2 बार में क्या 72, इट मीन्स ये कैंसिल हो जाएगा। सिस्टमेटिक ना बचा 2 अपॉन में 1, 4 अपॉन में 1, इट मीन्स ये 1 पर हटा देते हैं, 2 अपॉन में देते हैं, इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे, 1 इंटू 1 अपॉन कर सकते हैं, 2 एकम 2, आपका 1 अपॉन में 3। अब जब आप इसको कल आएगी 0 इतने होगा, इसके लिए सीढ़ी पर कैलकुलेट करना चाहें, इसके लिए जल के लिए, तो जल अवयव होते हैं उन सभी का योग जो होता है वो 1 के इक्वल होता है, सभी का मोलो अंश हाँ है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर कर सकते हैं विलायक पदार्थ के लिए। विलायक पर आप देख लीजिएगा H2O, इसका मोल इसके मोल अंश से करेंगे, C2H5 हमारे पास यहाँ जो भी कैलकुलेट कर, फ्रेम तो नहीं कट रहा है। हाँ, तो आप यहाँ पर देखिएगा, हम लोग यहाँ पर के मोल अंश को कैलकुलेट कर रहे हैं, जो कि हो जाएगा 3। तो यहाँ पर हम ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, आपका ये हो जाएंगे, जो कि हमको की गणना की गया है 0.6 और मोल प्रभाज आ गया है 0. ही कैलकुलेट हो गए हैं। तो आप